गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने क्वाड्रेचर क्षेत्रफलन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। तो क्षेत्रफलन, जैसा मैंने कल कहा था, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरिया इनक्लोज्ड बाय प्लेन कर्व्स इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। समतल वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमारा क्षेत्रफलन कहलाता है। कि अगर हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स किसी वक्र की इक्वेशन दे रखी है और इसे कोटियों x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है, तो उस क्षेत्रफल को ज्ञात करने की विधि को क्षेत्रफलन कहते हैं। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ y dx विद इन द लिमिट्स a टू b इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। कि a से b के मध्य एफ एक्स का x के सापेक्ष जो आप इंटीग्रेशन करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वही हमारा क्षेत्रफल है। मैं इसे एक डायग्राम के हेल्प से बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कर्व है, इसके ऊपर कोई दो बिंदु A और B A पर x इज इक्वल टू a है और B पर x इज इक्वल टू b। हमें A से B के मध्य जो एरिया है उसे कैलकुलेट करना है। अब उसे कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए इसके ऊपर कोई दो बिंदु हैं, वक्र के ऊपर कोई दो बिंदु P और Q। P से हम x एक्सिस के ऊपर लंब डाल देंगे और Q से भी x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर आप ड्रा कर देते हैं, तो PM is perpendicular on x axis, QN is perpendicular on x axis। तीसरे में जो QN है बिंदु P से इसके ऊपर QR परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और MP प्रोड्यूस के ऊपर बिंदु Q से QS लंब डाल दूंगा। अब हमें ये रिजल्ट बनता कैसे है ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया कि A और B वक्र के ऊपर कोई दो बिंदु हैं, A और B के मध्य जो हमारा वक्र ने एरिया बनाया है उस एरिया को अपने को कैलकुलेट करना है और मैंने कहा कि वो एरिया होगा A से B एफ एक्स डी एक्स के ऊपर। अब ये बनता कैसे, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मान लीजिए वक्र के ऊपर या कर्व के ऊपर कोई दो बिंदु हैं P और Q। P से x एक्सिस के ऊपर लंब डाल दिया PM, Q से x एक्सिस के ऊपर लंब डाला है QN और बिंदु P से QN के ऊपर भी PR परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मैंने MP को आगे बढ़ा दिया और Q से MP के ऊपर QS लंब डाल दिया ताकि अपने पास MNQS एक रेक्टेंगल बन जाए, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया अपने जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, चौड़ाई इंटू लंबाई। अब PM and QN are perpendicular on x axis। अब
मान लीजिए कि जो एरिया ए सी एम पी, लेट एरिया ए सी एम पी इज इक्वल टू एस। एरिया ए सी एन क्यू, ए सी एन क्यू, इसे मैं एज्यूम कर लेता हूं, मान लीजिए एस प्लस डेल्टा एस है। ये वाला अपने पास एस है, ये पूरा एस प्लस डेल्टा एस है। तो इस प्रकार एरिया पी एम एन क्यू कितना हो गया? पी एम, पूरा ये वाला जो है एस प्लस डेल्टा एस, इधर वाला आपके पास एस है, तो ये बीच वाला कितना रह गया? डेल्टा एस। अब डायग्राम में देखिए कि ये जो ए सी एम पी, ये छोटा है किससे? ए सी एन क्यू से। और वो किससे छोटा है? ए सी क्यू एस से छोटा है, क्योंकि एक में सिर्फ इतना पार्ट है, एक में ये वाला पार्ट है, और एक में ये पूरा हो गया, उसमें वो एडिशनल पार्ट मिल रहा है। तो अपने डायग्राम से देखें तो रेक्टेंगल एम एन आर पी, इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें, एम एन आर पी एक छोटी रेक्टेंगल, फिर एम एन क्यू पी रेक्टेंगल प्लस ये ऊपर वाला एरिया, फिर एम एन क्यू एस बड़ी रेक्टेंगल होगी। तो अपने पास क्या रिजल्ट बना डायग्राम से कि रेक्टेंगल एम एन आर पी का जो एरिया है दैट इज स्मॉलर देन, छोटा है किससे? एरिया एम एन क्यू पी से, विच इज स्मॉलर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल एम एन क्यू एस, इससे छोटा है। अब रेक्टेंगल एम एन आर पी ये कितना है? x। अगर इसके बिंदु P के निर्देशांक मैंने माने हैं x और y, बिंदु Q के निर्देशांक है x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। तो इसका मतलब क्या है कि दिस पार्ट इज x, दिस टोटल पार्ट इज x प्लस डेल्टा x। ये कितना है? y। ये y है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एम एन आर पी जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ तो कितनी होगी? डेल्टा एक्स, क्योंकि टोटल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इधर वाला पार्ट एक्स, तो ये कितना बना? एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो डेल्टा एक्स रह गया। ब्रेड्थ कितनी है? वाई है, तो इसलिए इसका एरिया क्या हो गया? वाई इंटू डेल्टा एक्स इज लेस देन एम एन क्यू पी। आपने सपोज किया ए सी एम पी इज इक्वल टू एस, ए सी एन क्यू, इसे कितना एज्यूम किया मैंने? डेल्टा एस। सी एम सी एम पी एस, हाँ, सी एम पी is S, this is S, second is CN QA, CN QA, CN QA को मैंने एज्यूम किया S प्लस डेल्टा S। तो इस प्रकार से मेरे पास MNQP कितना रह गया? टोटल S प्लस डेल्टा S, इधर वाला पार्ट S, तो ये कितना रह गया? डेल्टा S। तो इसलिए इसको क्या लिख सकता हूं? डेल्टा S इज लेस देन।
अब क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, y प्लस डेल्टा वाई, तो ये चीज कितनी होगी y प्लस डेल्टा वाई, ये y है तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, बराबर होती हैं, तो इसलिए ब्रेड्थ कितनी होगी y प्लस डेल्टा वाई, और ये वाला पार्ट कितना है डेल्टा x, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो y प्लस डेल्टा वाई इनटू डेल्टा x, ये आ गया आपके पास डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय डेल्टा x, तो आपके पास क्या आएगा y इज लेस देन डेल्टा s अपॉन डेल्टा x इज लेस देन y प्लस डेल्टा y, एज q टेंड्स टू p, जब q p के बहुत नजदीक होगा तो डेल्टा x टेंड्स टू क्या होगा 0, क्योंकि q अगर p के ऊपर आ जाएगा तो डेल्टा x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सो टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो लिमिट लूंगा तो क्या होगा y, लिमिट हमारी डेल्टा x की है तो y कांस्टेंट हो गया, y की लिमिट y की लेस देन और इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा s अपॉन डेल्टा x, डेल्टा x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन ds by dx इज लेस देन y प्लस 0, क्योंकि जब डेल्टा x 0 होगा तो डेल्टा y भी कितना होगा 0 होगा, क्योंकि q अप्रोचेस p है, जब q p के ऊपर आ जाएगा तो डेल्टा x भी 0 डेल्टा y भी 0, तो इसलिए डेल्टा y आल्सो अप्रोचेस 0, तो y इज लेस देन ds by dx इज लेस देन y, तो a इज लेस देन b इज लेस देन a, ये हो तो ये कब पॉसिबल है जब a इज इक्वल टू b हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो सकता, या आप यहाँ पर भी कह सकते हैं लेस देन और इक्वल टू साइन कह सकते हैं, या तो इसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा, तो इसलिए अपने पास क्या आ गया कि ds by dx इज इक्वल टू y, और ds इज इक्वल टू y dx, इंटीग्रेट कर दीजिए 0 to s, और ये क्या हो गया, क्योंकि ds का वैसे भी इंटीग्रेशन क्या होता है s ही होता है, x की लिमिट्स क्या हैं, a बिंदु पर x कितना है स्मॉल a, b पर क्या है स्मॉल b, तो अपने पास क्या आ गया s इज इक्वल टू a टू b y dx, और दिस इज इक्वल टू a टू b fx dx, क्योंकि अपने को दे रखा है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इस प्रकार हमें इस आर्टिकल की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है कि अगर कोई एरिया किसी वक्र की इक्वेशन दे रखी है कि y इज इक्वल टू fx, और उसे किसी दो बिंदुओं x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b से वो परिबद्ध है, तो उसका जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू a टू b y dx। इसी प्रकार से अगर दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हो, दो वक्रों की इक्वेशन दे रखी हो और उन वक्रों के बीच का आपको एरिया कैलकुलेट करना हो, तो दैट एरिया इज इक्वल टू y1 minus y2 dx within the limits a to b. If there are two curves which intersect each other, suppose this is the equation of first curve, second curve is also there, we have to find this area, so that will be equal to the area of whole minus area of this smaller part, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू a टू b y1 minus y2 dx, where a and b are the point of intersections, where जहाँ पर दोनों कर्व एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो उनके जो x की लिमिट्स होंगी वही हमारे पास इंटीग्रेशन के लिमिट्स बनेंगे। अब एक न्यूमेरिकल मैं लेता हूँ, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बिटवीन द फॉलोइंग कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट xy square is equal to 4a square into 2a minus x
कहता है कि वक्र और उसके अनंत स्पर्शी के बीच जो वक्र, जो परिबद्ध क्षेत्र है, उसका एरिया ज्ञात कीजिए। अब देखिए अपने पास जो इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स। अब सबसे पहले कल मैंने आपको सिमेट्री के बारे में बताया था कि अगर y की पावर जो है, अगर y की घात सम संख्या हो तो वो जो वक्र है वो सदैव x अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। तो यहां पर y की पावर कितनी है? 2 है, तो 2 इज एन इवन नंबर, तो इसलिए जो वक्र है वो हमारा x अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो सिंस पावर्स ऑफ y are even, therefore curve is symmetric about x axis. Second, y square is equal to क्या आ गया? 4a square into 2a minus x upon x। अनंत स्पर्शी से परिबद्ध क्षेत्र को आपने कैलकुलेट करना है। तो जब x is equal to 0 होगा, क्योंकि y square is equal to 4a square into 2a minus x, तो y square is equal to 4a square into 2a minus x upon x। x tends to 0 होगा तो y का मान क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। तो मैंने कल कहा था कि जब कोई बिंदु P वक्र के ऊपर अनंत के और अग्रसर हो और उससे किसी स्पर्श रेखा के ऊपर जो लंबवत दूरी है वह शून्य के और अग्रसर हो, तो फिर वो क्या होता है? उसे हम अनंत स्पर्शी कहते हैं। तो जब x is equal to 0 यानी कि y एक्सिस, x is equal to 0 किस पे होता है? y एक्सिस। जब x is equal to 0 है तो वक्र की वैल्यू y का मान कितना हो रहा है? इन्फिनिटी बन रहा है। तो इसका मतलब x is equal to 0 यानी कि y एक्सिस हमारा क्या है? अनंत स्पर्शी है। तो इसलिए हमने कहेंगे कि क्योंकि जब x is equal to 0 है the curve tends towards infinity, इसका मतलब y axis is our asymptote। y अक्ष हमारा अनंत स्पर्शी है क्योंकि उसका मान इन्फिनिटी हो रहा है। तो at x is equal to 0 y axis is asymptote, अनंत स्पर्शी। एक तो हमें अनंत स्पर्शी से, दूसरा हमने कह दिया कि जो वक्र है हमारा वह x अक्ष के सापेक्ष सममित है। अब दूसरा देखिए, y is equal to 0 होगा तो 4a square into 2a minus x is equal to 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? x is equal to 2a। दूसरी बार जो लिमिट्स के बनी हमारे पास कौन सी बनी? अब एक तो ये इक्वेशन बन गई, आपने कहा कि जब x is equal to 0 है तो y का मान अनंत के और अग्रसर हो रहा है, तो ये कर्व कुछ इस प्रकार से, और जब x is equal to 2a होगा तो y कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। इसका मतलब वो बिंदु किस पर आएगा? x एक्सिस के ऊपर, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर सदैव y कितना रहता है? 0 रहता है। तो इसलिए इस वक्र के जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से बना, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम x के y एक्सिस के नजदीक बन रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। टेंजेंट tan 90 डिग्री इन्फिनिटी, तो उसका ग्राफ बनाते होता है 90 डिग्री पर पैरेलल टू π/2 हम बना लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री टुवर्ड्स इन्फिनिटी, x is equal to 2a, तो y का मान कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। तो इसलिए ये बिंदु क्या हो गया? 2a, 0। ये बिंदु क्या है? 0, 0। हमें इंटीग्रेशन करना है किसका? रिक्वायर्ड एरिया। कौन सा एरिया निकालना है? इस वक्र का, और वक्र का एरिया हम कहते हैं किसके इक्वल होता है? y dx विद इन द लिमिट्स a to b, और कहां से चल रहा है? x का मान 0, अनंत स्पर्शी और इस बिंदु के बीच का एरिया। तो ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो गया? लिमिट्स क्या होंगी?
x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2a। अब क्योंकि जो वक्र है हमारा सिमेट्रिक है, जितना x एक्सिस से ऊपर है उतना ही नीचे है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से 2a y dx। अब 2 0 से 2a y का मान y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस x अपॉन x, तो 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a माइनस x अपॉन x dx। y dx, y का मान हमने इक्वेशन ऑफ द कर्व से निकाला। पुट x इज इक्वल टू 2a sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, तो पुट x इज इक्वल टू 2a sin स्क्वायर थीटा dx इज इक्वल टू 4a sin थीटा cos थीटा d थीटा। तो वैल्यूज को रखिए 2 इंटू 2a 4a, लिमिट्स x के लोअर लिमिट 0, तो 2a sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0। अपर लिमिट x के 2a इज इक्वल टू 2a sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा 1, तो sin थीटा पाई बाई 2। अब वैल्यू रखिए 2a माइनस 2a sin स्क्वायर थीटा, 2a कॉमन, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो 2a cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2a sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट तो क्या है 4a ना इंटू 4a sin थीटा cos थीटा d थीटा। 2a से 2a कैंसल, 4a इंटू 4a 16a स्क्वायर, 0 से पाई बाई 2, sin थीटा से sin थीटा कैंसल, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा d थीटा, 16a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2, cos स्क्वायर थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, 8a स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस sin 2 थीटा बाई 2 विद इन द लिमिट्स 0 से पाई बाई 2, और ये कितना हो गया 8a स्क्वायर अपर लिमिट पाई बाई 2 sin 2 इंटू पाई बाई 2 sin पाई 0, लोअर लिमिट 0 sin 0 0, तो ये कितना आ गया 4 पाई a स्क्वायर। सो द एरिया बाउंडेड बाय द asymptote of the curve and x is equal to 2a is 4 pi a square। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि वह वक्र कौन से अक्ष या कौन सी लाइन या कौन से क्वाड्रेंट के सापेक्ष सममित है, और उसके बाद जो उसकी बाकी कंडीशंस दे रखी होंगी, जैसे इस पर दे रखा था हमें कि उसके एसिम्पटॉट के मध्य निकालना है, तो उन कंडीशंस को लगाते हुए आप पहले लिमिट्स कैलकुलेट कीजिए और बाद में इंटीग्रेट कीजिए a to b y dx, तो वो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा।